वेलकम फ्रेंड्स, द बायोवर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक ऐसी बाउंड्री है जो जीवित कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से पृथक करने का कार्य करती है। इसकी थिकनेस या मोटाई लगभग 8 नैनोमीटर होती है। यानी अगर आप मेम्ब्रेन को एक साथ इकट्ठा करते जाएं तो इसकी कुल मोटाई आपके नोटबुक के एक पन्ने के बराबर होती है। कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। चयनात्मक पारगम्यता से तात्पर्य यह है कि कोशिका झिल्ली यहाँ खुद निर्धारित कर सकती है कि किस प्रकार के पदार्थों को कोशिका के भीतर या बाहर जाना है और किन्हें नहीं जाना है। जैसे कई प्रकार के पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को कोशिका झिल्ली बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कराती है, जबकि कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जिनका निर्माण स्वयं कोशिका के भीतर होता है, कोशिका झिल्ली उन्हें बाहर निकालने का कार्य करती है। कोशिका के अपने बाह्य वातावरण के साथ केमिकल एक्सचेंज में इस प्रकार का अंतर या इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जीवन का मूल आधार बनता है और यह कोशिका झिल्ली के कारण ही संभव हो पाता है। कोशिका झिल्ली की स्थिति प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे जहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली केवल जीव द्रव्य के बाहर की ओर पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली बेसिकली प्रोटोप्लाज्म को बाहर से घेरे रहता है, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म में, उसके कोशिका द्रव्य में झिल्लियाँ नहीं पाई जाती है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका की झिल्ली की स्थिति के आधार पर कोशिका झिल्ली की स्थिति के आधार पर हम इन्हें लगभग 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहली झिल्ली जो जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहती है या जीव द्रव्य को चारों तरफ से आवृत करती है। यह झिल्ली जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहलाती है। दूसरी झिल्ली केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इस झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। यह झिल्ली पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बनाती है। जिसका कार्य क्या है या इसकी संरचना, इसका संगठन क्या है, इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे पिछले वीडियो में जा कर के इसे सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की झिल्ली जो पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। ये झिल्लियाँ मुख्य रूप से कोशिकांग बनाने का कार्य करती हैं या कोशिकांगों का निर्माण करती है। कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। चौथे प्रकार की झिल्ली, यह चौथे प्रकार की झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ, उसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को चारों तरफ से घेरे रहती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में यह डीएनए और उसको घेरे रहने वाली झिल्ली को संयुक्त रूप से हम केंद्रक कहते हैं या न्यूक्लियस। तो इस झिल्ली को हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए को इस प्रकार की झिल्ली आवृत नहीं करती है। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है या फिर इनमें आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। आदिम प्रकार का इसीलिए क्योंकि एवोल्यूशनरी टाइमलाइन में सबसे पहले इसी प्रकार या जेनेटिक मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रकार का होता था कि उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती थी। इसी वजह से हम प्रोकैरियोट्स कोशिका के केंद्रक को आदिम प्रकार का केंद्रक भी कहते हैं। यह 2 प्रकार के शब्द आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक है जीव द्रव्य और दूसरा है कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में
प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो आइए इन दोनों शब्दों के अंतर को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला के बीच का पूरा भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। इस कोशिका द्रव्य में कोशिका का तरल जलीय माध्यम और कुछ घुलनशील जैव अणु, आयंस, और साथ ही साथ यहाँ कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो बहुत सिंपल है, जब आप कोशिका द्रव्य के साथ केंद्रक को भी शामिल कर लेते हैं तो यह पूरी की पूरी संरचना कहलाती है जीव द्रव्य। यानी जीव द्रव्य इक्वल टू कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। 50 के दशक में मेम्ब्रेन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया, लेकिन इससे भी काफी समय पहले से वैज्ञानिकों ने मेम्ब्रेन का आणविक मॉडल बनाना आरंभ कर दिया था। इसी क्रम में सन 1915 में सबसे पहले आरबीसी से मेम्ब्रेन को आइसोलेट किया गया। वैज्ञानिकों ने इस आइसोलेटेड मेम्ब्रेन के रासायनिक विश्लेषण से यह ज्ञात किया कि मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस महत्वपूर्ण खोज के 10 साल बाद दो डच वैज्ञानिक गॉटर और ग्रेंडल ने अपने रिसर्च के आधार पर यह बताया कि मेम्ब्रेन असल में एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यानी यह फॉस्फोलिपिड के दो स्तरों से मिलकर बना होता है। यहाँ मैं फॉस्फोलिपिड के बारे में बता दूं कि फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, यानी कि इसका एक हिस्सा हाइड्रोफोबिक है या जल विरागी है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, जबकि इसका दूसरा हिस्सा हाइड्रोफिलिक या जल अनुरागी है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। अच्छा, हम सब ये जानते हैं कि कोशिका अपने अस्तित्व को तरल या एक जलीय माध्यम में ही बनाए रख पाती है, और कोशिका के बाहर स्थित इस तरल जलीय माध्यम को हम बाह्य कोशिकीय द्रव या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कोशिका के भीतर की ओर स्थित कोशिका द्रव्य भी एक जलीय माध्यम है। अब इन दो जलीय माध्यमों के मध्य स्थित फॉस्फोलिपिड की जो द्विस्तरीय व्यवस्था है या जो बाइलेयर अरेंजमेंट है, वही मेम्ब्रेन के स्थायित्व का कारण बनती है। इस व्यवस्था में फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफोबिक टेल भीतर की ओर स्थित होता है, जिससे वो मेम्ब्रेन के बाहर की ओर स्थित जलीय माध्यम से सीधे संपर्क में ना आए, जबकि इसका हाइड्रोफिलिक या जल अनुरागी सिरा मेम्ब्रेन में बाहर या सतह की ओर स्थित होता है, जो डायरेक्ट जलीय माध्यम से अंतःक्रिया कर मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करता है। तो गॉटर और ग्रेंडल की यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि यह हमें इस बात की जानकारी तो देती थी कि मेम्ब्रेन में लिपिड की व्यवस्था किस प्रकार है, लेकिन यह हमें यह जानकारी नहीं दे पाती कि इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन की व्यवस्था किस प्रकार से है। अब गॉटर और ग्रेंडल के इस खोज के लगभग 10 साल बाद ह्यूग डेवसन और जेम्स डेनियली नामक दो वैज्ञानिकों ने अपना एक मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने मेम्ब्रेन में प्रोटीन की व्यवस्था पर प्रकाश डाला। डेवसन और डेनियली द्वारा 1935 में प्रस्तुत इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा गया, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार लिपिड बाइलेयर की सतह को दोनों तरफ से हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स घेरे रहते हैं। अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि लिपिड बाइलेयर को दोनों ओर से घेरने वाले प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि डेनियली और डेवसन का यही फैक्ट आगे चलकर
सैंडविच मॉडल को खारिज करने का कारण बनता है। अब 50 का दशक शुरू हो चुका है और इस दशक में पहली बार मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ली गई पिक्चर्स या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ने सैंडविच मॉडल को सपोर्ट किया और 1960 के दशक में पूरे वैज्ञानिक जगत ने डैनियली और डेवसन के इस सैंडविच मॉडल को एक मत से स्वीकार किया। लेकिन 60 के दशक के अंत आते आते कई वैज्ञानिकों ने इस मॉडल में दो बड़ी खामियां ढूंढी। इसमें पहली बड़ी खामी थी इस सैंडविच मॉडल का जनरलाइजेशन या उसका सामान्यीकरण। इसका मतलब यह है कि यह मॉडल कोशिका की हर प्रकार की झिल्ली पर एक समान प्रकार से लागू होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वह झिल्ली जो जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है, उसकी मोटाई लगभग 7 से 8 नैनोमीटर होती है, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की मोटाई सिर्फ 6 नैनोमीटर होती है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का प्रोटीन परसेंटेज भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन परसेंटेज से ज़्यादा होता है। यानी कि सीधे सरल भाषा में कहें तो कोशिका की जो भिन्न भिन्न प्रकार की झिल्लियाँ होती है, उनका संगठन, उनकी संरचना और उनका कार्य अलग अलग प्रकार का होता है। अब दूसरी बड़ी खामी या मैं कहूँ और बड़ी खामी इस मॉडल की यह रही कि यह मॉडल प्रोटीन की सही स्थिति की जानकारी नहीं देता है। एक्चुअली उस दौर में हुए जो रिसर्च हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन की जल में विलेयता के विषय में जो जानकारी देते हैं, इस रिसर्च के अनुसार मेम्ब्रेन प्रोटीन के अलावा जो दूसरे प्रोटीन्स हैं उनकी विलेयता कोशिका द्रव में या जल में अधिक होती है। उसके मुकाबले मेम्ब्रेन प्रोटीन की विलेयता या उसकी घुलनशीलता जल में काफ़ी कम होती है। अब घुलनशीलता की इनकी जो कमी है उसका कारण है इस मेम्ब्रेन प्रोटीन की एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक नेचर के बारे में हमने इसी वीडियो में पहले चर्चा की है। एम्फीपैथिक नेचर से तात्पर्य यह है कि इस प्रोटीन का कुछ हिस्सा हाइड्रोफिलिक या जल अनुरागी होता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा हाइड्रोफोबिक या जल विरागी प्रकृति का होता है। अब यदि इस प्रकार का प्रोटीन बायलेयर की सतह को घेरे, चारों तरफ से घेरे, और यदि उस प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक सिरा सतह की ओर हो, बायलेयर के सतह की ओर हो, तो फिर उसका हाइड्रोफोबिक सिरा जल की ओर होगा, जो कि संभव नहीं है। और इसकी दूसरी संभावना यानी कि हाइड्रोफिलिक सिरे का जल की ओर होना यानी कि कोशिका द्रव की ओर होना या बाह्य कोशिकीय द्रव की ओर होना, और उसके हाइड्रोफोबिक सिरे का हाइड्रोफिलिक सतह बायलेयर की हाइड्रोफिलिक सतह का ओर होना, यह संभावना भी संभव नहीं है। तो याद करिए मैंने आपको कहा था कि डैनियली और डेवसन का जो सैंडविच मॉडल है उसमें उन्होंने ये बताया है कि लिपिड बायलेयर को घेरे रहने वाला प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि यहाँ बाद में हुई रिसर्च से ये पता चलता है कि यह प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर का नहीं बल्कि एम्फीपैथिक नेचर का होता है। तो इन दो बड़ी खामियों के चलते डैनियली और डेवसन के सैंडविच मॉडल को नकार दिया गया। और दोस्तों फिर आया सन 1972 का वो फेमस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे आज तक मान्यता प्राप्त है। लेकिन उस मॉडल के विषय में चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज का यह
सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप ज़रूर कमेंट करिए। देखिए, ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन का मिलना मेरे लिए एक बहुत ही मोटिवेशन का पॉइंट है। मतलब इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।